तो फाइब्रॉइड्स में क्या हम कोई सर्जरी करते हैं एज अ ट्रीटमेंट? अगर सर्जरी होती है तो क्या जो आपने 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स बताया उनके लिए अलग अलग सर्जरी होती है? तो देखो, पहली चीज़, अगर महिला पीरियड की प्रॉब्लम के साथ आई है तो अगर किसी महिला की उम्र 40 से ऊपर है, रैपिडली ग्रोइंग फाइब्रॉइड है, तो हम उसमें कैंसर सोचेंगे। अदरवाइज इनके कैंसर में तब्दील होने की जो संभावना है, या लेकिन इसका कोई ऐसे प्रूवन कॉज नहीं है कि इस रीज़न से फाइब्रॉइड हुआ, मतलब पारिवारिक इतिहास। नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। पीपीएम टाइम्स की पहल स्वास्थ्य संगनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ये एक ऐसी पहल है जहां महिलाओं को हर उस विषय पर जानकारी मिलेगी जिससे वो अज्ञात हैं। और आज एक ऐसी ही डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे जिसको फाइब्रॉइड्स के बारे में जाना जाता है। और उसी की बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अंजलि तनेजा। मैम, गंभीर बात ये रहती है कि 30 से 50 वर्षीय जो महिला होती है उनके अंदर फाइब्रॉइड्स जैसी जो डिसऑर्डर होता है, बीमारी होती है, वो देखा जाता है। लेकिन 80% महिलाएं ऐसी होती हैं जो इस बात से अनजान रहती हैं या फिर अज्ञात रहती हैं। तो अगर हम एक मेडिकल टर्म्स में जानना चाहें तो क्या होता है फाइब्रॉइड्स? तो देखिए, फाइब्रॉइड्स बेसिकली आपके बच्चेदानी का जो मसल है वही एक गुच्छा बना लेता है जिसको हम फाइब्रॉइड कहते हैं। जनरली ये कैंसर नहीं होते हैं। तो कॉमनली आम भाषा में लोग जैसे हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि रसौली हो गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर रसौली कैंसर हो। तो फाइब्रॉइड नॉन कैंसरस ट्यूमर्स होते हैं आपकी ही बच्चेदानी के। जैसे आपने बोला कॉमनली 30 to 50 ईयर्स, बट ऐसा नहीं है कि ये उससे पहले नहीं हो सकते। एक यंग गर्ल को भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो बच्चेदानी का टिश्यू है उसी से ही बन रहे हैं। तो महिला के पास बच्चेदानी है और ये हार्मोन डिपेंडेंट है, तो ये प्यूबर्टी के बाद कभी भी किसी महिला को हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कैंसर की बात करी, क्या कोई इतने परसेंट या जितने भी परसेंट कोई चांसेस होते हैं कि ये जो फाइब्रॉइड्स है वो कैंसर में चेंज हो सकते हैं, उस स्टेट में चेंज हो सकता है? 0.5% से भी कम, मतलब हो सकते हैं। देखिए, अगर किसी महिला की उम्र 40 से ऊपर है, रैपिडली ग्रोइंग फाइब्रॉइड है, तो हम उसमें कैंसर सोचेंगे। अदरवाइज इनके कैंसर में तब्दील होने की जो संभावना है, या हमने किसी ट्यूमर को कैंसर, हमने कहा कि फाइब्रॉइड और बाद में वो कैंसरस निकल आए, उसके चांसेस काफ़ी कम होते हैं। ओके। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्या सिम्टम्स होते हैं एक महिला को, या क्या सिम्टम्स होने के बाद एक गायनो को कंसल्ट करना चाहिए? तो देखिए, जो फाइब्रॉइड हैं वो 3 तरह के होते हैं। पहले तो होता है एक, जैसे मान लीजिए ये हमारी बच्चेदानी है, तो एक जो बच्चेदानी की सतह के अंदर है, कैविटी के अंदर है, एक जो उसकी दीवार में है और एक जो उसके सिर पे बैठा हुआ है। तो मेडिकल टर्म्स में इनको हम सबसीरस, इंट्राम्यूरल और सबम्यूकस फाइब्रॉइड, 3 तरीके के फाइब्रॉइड हम कहते हैं। तो जो सिम्टम्स हैं जनरली वो भी डिपेंडेंट होते हैं कि किस तरीके का फाइब्रॉइड और महिला किस एज ब्रैकेट में है। ये पीरियड के बीच में ब्लीडिंग होना, पीरियड के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाना, पीरियड पेनफुल हो जाना, पीरियड जल्दी जल्दी आना, या अगर बहुत बड़ा फाइब्रॉइड है तो नीचे शरीर में हर वक्त भारीपन लगना, क्योंकि बच्चेदानी अब भारी हो गई, वेट ज़्यादा हो गया, तो एक नीचे ऐसे लगना जैसे भार है। या कई बार फाइब्रॉइड बहुत बड़ा हो जाता है तो वो वैसे ही पेट से जैसे फील होना लग जाता है कि पेट में कुछ है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिससे फाइब्रॉइड प्रेजेंट कर सकता है। जैसे आपने 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स बताए, इसमें से सबसे हजार्डस कौन सा होता है, जो सबसे ज्यादा, मतलब हम कह सकते हैं? ऐसा नहीं है कि हजार्डस ये वाला है वो वाला है। अगर कोई फाइब्रॉइड बहुत छोटा है और सिम्टम ही नहीं कर रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ फॉलोअप पे रहेगा। लेकिन अगर फाइब्रॉइड बहुत ही छोटा सा है लेकिन वो सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा। तो जब हम फाइब्रॉइड, जब मान लीजिए कोई पेशेंट, देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि हर फाइब्रॉइड सिम्टम प्रोड्यूस करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम 100 महिलाओं के अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो हो सकता है 60 या 70 का अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड आ जाए। पर अगर महिला उसके लिए सिम्टोमेटिक नहीं है, उसे कोई तकलीफ ही नहीं है, ये एक चांस डायग्नोसिस है, फाइब्रॉइड का साइज़ कम है, तो हमें महिला को सिर्फ इतना ही कहना है कि इसके लिए कोई इलाज का ज़रूरत नहीं है और वो सिर्फ फॉलोअप पे रहे। फॉलोअप का मतलब है उसे सिम्टम्स हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई अगर आपको इनमें से कोई दिक्कत हो तो आप हमारे पास आइए, नहीं तो साल में एक बार हम अल्ट्रासाउंड करा के फाइब्रॉइड की ग्रोथ को फॉलो करते हैं। जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, मतलब पूरे साल में आधा 1 सेंटीमीटर जैसा बढ़ जाना। तो अगर वो 5 सेंटीमीटर से छोटे हैं, कोई सिम्टम नहीं है, तो उनके लिए कोई ट्रीटमेंट की ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
लेकिन अगर फाइब्रॉइड छोटा है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का ही है, लेकिन वो कैविटी के अंदर है और वो महिला को पूरा महीना स्पॉटिंग कराता रहता है, तो डिस्पाइट कि वो छोटा है, हमें उसे ट्रीट करने की ज़रूरत है। ओके, राइट। तो ट्रीटमेंट का डिसीजन डिपेंडेंट होता है नंबर ऑफ फाइब्रॉइड्स, लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड, साइज ऑफ फाइब्रॉइड और सिम्टम। तो इन सब को मिलाकर एक मरीज के लिए एक इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट प्लान हम डिसाइड करते हैं। क्या खून की कमी भी इसका एक सिम्टम हो सकता है? Yes. जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन Yes. सिम्टम है। क्योंकि वो पीरियड में ब्लीडिंग को बढ़ा रहे हैं या पीरियड के बीच बीच में ब्लीडिंग चल रही है, तो क्योंकि ब्लड लॉस होता ही जा रहा है बॉडी से, तो काफ़ी महिलाएं खून की कमी के साथ प्रेजेंट करती हैं। अच्छा, तो फाइब्रॉइड्स में क्या हम कोई सर्जरी करते हैं एज अ ट्रीटमेंट? अगर सर्जरी होती है तो क्या जो आपने 3 टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स बताया उनके लिए अलग अलग सर्जरी होती है? तो देखो, पहली चीज़, अगर महिला पीरियड की प्रॉब्लम के साथ आई है तो हम ओरल दवाइयों से, और छोटा सा फाइब्रॉइड है मान लीजिए, तो हम हो सकता है उसे कुछ खाने वाली दवाइयाँ दे दें विद एन अंडरस्टैंडिंग कि खाने वाली दवाइयों से फाइब्रॉइड गायब नहीं होगा, लेकिन उसकी सर्जरी अवॉइड हो सकती है या डिले करी जा सकती है उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करके। लेकिन वहीं अगर बड़ा फाइब्रॉइड है तो उसे सर्जरी की ही रिक्वायरमेंट आएगी। देन डिसीजन कि हमें क्या सर्जरी करनी है वो डिपेंड करता है लोकेशन ऑफ फाइब्रॉइड पे। अगर एक छोटा सा फाइब्रॉइड है जो कि बच्चेदानी की कैविटी के अंदर है, तो हम हिस्ट्रोस्कोपिक गाइडेड मायोमेक्टमी कहते हैं, वो करते हैं, जिसका मतलब है कि मरीज को पेट में चीरा कट कुछ भी नहीं आता है। जो नेचुरल पीरियड्स का रास्ता होता है, जहाँ से हमें पीरियड का ब्लड बाहर आता है, वहीं से ही एक दूरबीन अंदर डाली जाती है। वो दूरबीन टीबी मॉनिटर पे बाहर कनेक्ट हो जाती है, उसी के थ्रू ही सिजर या हमारा इंस्ट्रूमेंट डाल के वो फाइब्रॉइड को काट के वहीं से निकाल दिया जाता है। ओके। वहीं अगर फाइब्रॉइड दीवार के अंदर है तो हो सकता है हमें लैप्रोस्कोपिक या कई बार ओपन सर्जरी भी करनी पड़े। जो फाइब्रॉइड यूट्रस के ऊपर बैठा हुआ है उसको हम पेट से दूरबीन डाल के निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये इसके सर्जरी ऑप्शंस होते हैं, सर्जिकल या ऑप्शंस ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? क्या सर्जरी करी जाएगी वो डिपेंड करता है पेशेंट के एज ग्रुप पर, पेशेंट के फर्टिलिटी विशेस क्या है उसको समझते हुए, पेशेंट लोकेशन क्या है फाइब्रॉइड का उसको देखते हुए सर्जरी फाइनली क्या होगी वो डिपेंड करता है कि खाली रसौली निकालेंगे या पूरी बच्चेदानी निकालेंगे। मान लीजिए कोई 48 ईयर ओल्ड महिला है, उसको बड़ा सा फाइब्रॉइड है, ब्लीड कर रही है, तो उसको हम खाली रसौली निकालने की सलाह नहीं देंगे, उसको हम कहेंगे कि आप बच्चेदानी ही निकालना कंसिडर करिए। ओके। वहीं एक यंग गर्ल है, 24-25 ईयर ओल्ड लड़की है या 30 साल की लड़की है, उसको एक फाइब्रॉइड है लेकिन अभी उसको फर्टिलिटी चाहिए या नहीं भी चाहिए तो भी वो बहुत यंग है यूट्रस निकाल देने के लिए, तो हम बोलेंगे कि खाली आप फाइब्रॉइड निकालिए। लेकिन ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस तो फिर भी बाद की बात है, लेकिन अगर हम इससे पहले कारणों की बात करें तो किस कारण जो महिला होती है वो फाइब्रॉइड का शिकार होती है? देखिए, फाइब्रॉइड बहुत कॉमन है। आप कहें कि कोई प्रूवन कॉज है कि मैंने ये खाया तो फाइब्रॉइड हो गया या ये वैक्सीन नहीं ली तो फाइब्रॉइड हो गया, ऐसा नहीं है। बट हाँ, काफ़ी बार देखा गया है कि ये फैमिलीज में होता है। अच्छा। तो मे बी इसका एक जेनेटिक कंपोनेंट है, लेकिन इसका कोई ऐसे प्रूवन कॉज नहीं है कि इस रीजन से फाइब्रॉइड हुआ। मतलब पारिवारिक इतिहास या उससे फाइब्रॉइड हो सकता है? ये हर परिवार में मिल जाएंगे। तो हमें कोई ऐसा हेल्दी डाइट या कुछ ऐसे बैलेंस डाइट भी? नहीं, डाइट का इससे कोई रिलेशन नहीं। कोई रिलेशन नहीं है। कुछ ऐसी सलाह जो आप उन महिलाओं को, या फिर आपने कहा कि हम जो न्यू एज होती है उसमें भी फाइब्रॉइड्स का शिकार जो है वो महिला बन सकती हैं, तो ऐसी कुछ सलाह जो आप देना चाहें? तो अगेन, अगर आपके पीरियड्स में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है नीचे भारीपन परसिस्ट कर रहा है, तो उसको इग्नोर नहीं करें, अपना चेकअप कराएं। फाइब्रॉइड्स बहुत इजीली डायग्नोजेबल है, सिर्फ एक अल्ट्रासाउंड ही हमको चाहिए डायग्नोज करने के लिए। अल्ट्रासाउंड की सुविधा आजकल ईजिली हर जगह अवेलेबल है, चाहे हम अर्बन सिटीज़ की बात करें, चाहे हम रूरल एरियाज़ की बात करें। और अगर फाइब्रॉइड डिटेक्ट होता है तो उससे डरे नहीं। हर फाइब्रॉइड को सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ के सिम्टम्स को हम सिंपली दवाइयों से मैनेज कर सकते हैं। कई बार अगर हमें लगता है कि पेशेंट को इमीडिएट सर्जरी हमें नहीं करनी है, मे बी उसको प्रेगनेंसी चाहिए या कोई भी और रीज़न हो सकता है, तो कुछ समय के लिए फाइब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए भी दवाइयाँ दी जा सकती हैं। एंड इफ रिक्वायर्ड सर्जरी कैन बी एडवाइज्ड, बट सर्जरी भी आजकल मिनिमली इन्वेजिव हो गई है, जो दूरबीन से हो जाती हैं। तो ऐसे घबराइए नहीं फाइब्रॉइड से, लेकिन उसको मैनेज करना, उसको फॉलो करना ज़रूरी है।
क्या फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में भी हजार्डस हो सकता है या इसमें कुछ प्रॉब्लम? देखो, अगर कोई पेशेंट कंसीव कर चुका है और वो फाइब्रॉइड्स लेकर आया है तो यस, हम उसे बताते हैं कि फाइब्रॉइड की लोकेशन और उसके साइज पे बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। 30% फाइब्रॉइड्स प्रेगनेंसी में ज्यों के त्यों रहेंगे। मतलब अगर पेशेंट प्रेग्नेंट हुई और उसको एक 4 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है तो वो 4 सेंटीमीटर का ही रहेगा। तो इसको आप ऐसे समझिए, जब बच्चेदानी छोटी थी, नॉन प्रेग्नेंट थी, तब वो 4 सेंटीमीटर का था। अब बच्चेदानी बहुत बड़ी हो गई, वो 4 सेंटीमीटर का ही रहेगा, तो फाइब्रॉइड एक्चुअली शांति रहा। 30% फाइब्रॉइड अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन श्रिंक कर जाएंगे, छोटे ही हो जाएंगे। कुछ 30% ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर फाइब्रॉइड है तो अगर बच्चेदानी में अगर वो स्पेस ले रहा है तो बच्चे का प्रीटर्म डिलीवरी का रिस्क, बच्चे का पोजीशन जो हम कहते हैं कि हेड डाउन पोजीशन हो सकता है बच्चे को हेड डाउन पोजीशन ना मिल पाए, बच्चा आड़ा या तिरछा होकर अपने आप को बच्चेदानी में एडजस्ट करे। फिर डिलीवरी के बाद जो फाइब्रॉइड वाला हिस्सा है वो कई बार ब्लीडिंग में बढ़ा सकता है, तो ब्लीडिंग बढ़ जाना। अगर मरीज का हो सकता है नॉर्मल डिलीवरी ना हो क्योंकि सिर को नीचे ना आने दो, सिर उससे फंस जाए वो, या सिजेरियन के टाइम पर अगर इंसिशन के आसपास है तब वो प्रॉब्लम कर सकता है। फिर एक स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन होती है रेड डिजनरेशन ऑफ फाइब्रॉइड। ये प्रेगनेंसी में ही देखी गई है। इसका मतलब है कि जब प्रेगनेंसी में फाइब्रॉइड ग्रो करता है तो जो उसकी ब्लड सप्लाई होती है, हमारे पूरी बॉडी रिचली सप्लाइड है ब्लड वेसल्स पे, हम कहीं पे भी कट लग जाए ब्लड आ जाता है, राइट? तो ऐसे ही फाइब्रॉइड को भी ब्लड सप्लाई मिल रही है। लेकिन प्रेगनेंसी में जब फाइब्रॉइड ग्रो करता है तो ब्लड सप्लाई कीप अप नहीं कर पाती है उस स्पीड से, जिसकी वजह से टिश्यू डिजनरेट होना शुरू हो जाता है। ये एक पेनफुल कंडीशन होती है। इसका बेसिक सिम्टम जो है वो पेन होता है कि प्रेगनेंसी में मुझे बहुत पेन हो रहा है। हम प्रोब रखेंगे तो टिपिकली फाइब्रॉइड वाली जगह पे मरीज को पेन होगा, छूने पे दर्द होगा। ये मैनेजेबल है जनरली, इससे माँ या बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है, एक्सेप्ट पेन है तो पेशेंट्स परेशान हो जाते हैं। ओके, मतलब बेसिकली हम नेचुरली फाइब्रॉइड्स को ख़त्म नहीं कर सकते लाइक एक्सरसाइज से, या फिर नेचुरली नहीं हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और आज के लिए बस इतना ही, और अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और जैसे कि मैम ने अभी बताया कि बहुत सारे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, अलग अलग फाइब्रॉइड जैसे कि 3 टाइप्स के होते हैं, तो अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस उसमें अवेलेबल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नए टॉपिक के साथ। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए PPM टाइम्स, देखते रहिए स्वास्थ्य संगनी। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन ललित और प्रदीप के साथ।